हेलो। हाँ जी, स्टूडेंट स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो मैम। नो मैम। ओके, मैं एक बार फिर कोशिश। अनुराधा मैम, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये आगे ना यहाँ से प्रेजेंटिंग हो नहीं रही। एरो के बाद कहाँ से होना के ना ये कर लेते हैं सर, अपना तेजपाल सर। आज वो है नहीं, तो फिर मैं उसके बिना ही चलूंगी। हाँ चरणजीत मैम, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ आपकी आ रही है, बस प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली है। आप उस पे सेंटर में क्लिक करिए एक बार और अपनी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करिए दोबारा। एक बार इसमें क्लिक करिए जाके प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में ऊपर जा करके जहाँ सेंटर में आपका आता है ना ब्लू वाला एरिया, हाँ वहां पे हाँ हाँ, क्लिक कर तो करिए। रही। और उसके बाद आप अपने स्क्रीन में जहाँ पे आपने मिनिमाइज करके रखी है प्रेजेंटेशन, उसको उसको क्लिक कर दीजिए तो वो आ जाएगी सेंटर में। आपकी कल हो गई थी प्रेजेंटेशन? वो सर कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ओके तेजपाल सर ने वहां से कर दिया था। ओके। मैं उनको कॉल करके बोलती हूँ मैम। मैंने तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे करते हैं, मैं ऐसे ही करा दूंगी। स्टूडेंट्स अपने आप खोल लेते हैं, अपने नेट से अगर खोल सकते हैं मैं उनको बता देती हूँ। हम्म, ठीक है मैम। है ना? आप शुरू करिए, आप शुरू हाँ, करिए। हाँ। मैं एक मिनट दोबारा से। मैं सुबह चाह भी रही थी कि एक बार ये पता नहीं क्यों नहीं होता। वो बड़ा आसान है। मैं एक बार बाहर जाके ना फिर एंड करती हूँ। दिखाई दे रहा है? Is it visible now? Hello? नो मैम। नो मैम।
Hello, very good afternoon, students. I think the presentation is not possible now, so I'll be doing it without that. If you have other systems, you can see these notes, your IGNOU notes of BES 122 on your nets. This is BES 122, block 9. This will be doing what is education, types of education, nature and scope of education, and functions of education. So like we were discussing yesterday, education is very important today for basic sustenance. What functions does education fulfill? Am I audible now, Nada ma'am? Yes, ma'am. Okay, good, thank you. So, what are the basic functions of education are that education is purposeful, it has some purpose to fulfill, it is mindful, it is psychological, it is sociological. As we discussed yesterday, it is a very important subsystem of society. Then it is very scientific, है ना? It is logical reasoning है इसमें, it has scientific approach, and most importantly, it is very philosophical. How is education philosophical? We'll be discussing it today. How are education and philosophy related to each other, and how do they impact each other? So first of all, we'll be discussing what is education. होती क्या है? एक बड़ी कॉमन सी कोट है, कहते हैं जितना भी हमने पढ़ाई करी होती है एकेडमिकली, जो क्वेश्चंस याद किए होते हैं और जो सारा कंटेंट हम जिंदगी भर याद करते हैं ना, जब वो सब चीजें आती हैं, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज एजुकेशन, व्हाट वी एक्चुअली यूज इन लाइफ, जो चीजें हमें जिंदगी में काम आती हैं, जिनको हम यूटिलाइज करते हैं, वो सारी चीजें क्या है? एजुकेशन. हम डिफाइन कैसे करते हैं एजुकेशन को? इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, है ना? हर एक क्लास के बाद, जब हम बहुत छोटे थे, कुछ क्लासें पढ़ी, कुछ कॉलेज गए, आगे गए, तो हमेशा आपने देखा हमारे बिहेवियर में कितनी चेंजेस आई हैं. वो सारी की सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. वो सिर्फ हमारा जो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, वो क्या है? हमने हमारी नॉलेज में चेंजेस आई हैं, स्किल में चेंजेस आई हैं, एटीट्यूड में चेंजेस आई हैं. तो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हम सीखते हैं, दैट वी एक्वायर नॉलेज, वी एक्वायर स्किल्स, we change our attitude, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? This is modification of behavior. यहाँ पर हम थोड़ी सी definitions देख सकते हैं एजुकेशन की. कुछ definitions आपने पढ़ी होंगी, अपने notes अगर आप खोल सकते हो तो उसमें देख भी सकते हो. थोड़ी सी मैं ज्यादा definitions में ज्यादा नहीं जाऊंगी, आप इसमें पढ़ सकते हैं. सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा बताऊंगी कि जो जितने भी इसमें different तरह के philosophers रहे हैं, उन्होंने different तरीके से education को define किया है. डिफरेंट फिलोसोफर से हमारा मतलब क्या है कि फिलोसफीज कैसे डिफरेंट होती हैं. जैसा हम कहते हैं ना, आपकी और हमारी जिंदगी की फिलोसफी में क्या फर्क है, जैसा हम सोचते हैं उसको हम कह देते हैं ना आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या. किसी की लाइफ की फिलोसफी फन करना है, किसी की लाइफ की फिलोसफी मेहनत करके कुछ बनना है. तो जिस तरह की हमारी फिलोसफी होती है वैसे काम हम करते हैं, है ना? तो इसी तरह से जैसी फिलोसफीज थिंकर्स की, एजुकेटर्स की रही, उसी तरीके से उन्होंने एजुकेशन को डिफाइन भी किया. कैसे? जैसे पुरानी हमारी एंशिएंट फिलोसफीज कैसी थी, जहाँ पर हमारा जो फोकस था वो हमारा स्पिरिचुअल और रिलीजियस लाइफ के ऊपर ज्यादा था. तो पुराने वो सारे जितने भी आइडलिस्ट रहे, उन्होंने एजुकेशन के हमें एम्स भी उसी तरीके से दिए जो हमारे अल्टीमेट एम्स की बात उन्होंने करी, है ना? तो जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन की यहाँ पर हम डेफिनेशन देखें तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन इन इंडियन ट्रेडिशन इज नॉट मियरली अ मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग, nor is it only a nursery of thought or a school of citizenship. It is initiation into the life of spirit and training of human souls. Idealist के हम किनको मानते हैं? जो लोग ideals की बात करते हैं, जो लोग बहुत बड़े बड़े goals को attain करने की बात करते हैं, उनको हम कहते हैं idealist हैं. जैसे गांधी रहे, टैगोर रहे, राधा कृष्णन है, स्वामी विवेकानंद, औरबिंदो, प्लेटो, इन सबको हम क्या कहते हैं? कुछ वेस्टर्न, कुछ इंडियन, ये सब क्या थे? हमारे जिन्होंने आइडलिस्ट तरीके से एजुकेशन को डिफाइन किया. पर इनको हम कहते हैं जो आइडलिस्ट फिलॉसफी देते हैं उनको आइडलिस्ट कहा जाता है. इसी तरह से कुछ फिलोसोफर्स होते हैं जो नेचर में बड़ा विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं कि हर चीज जो दुनिया में है, जो रियलिटी है, वो असल में नेचर ही है ना? हमने कितनी दफा ये चीजें सुनी और समझी हैं कि नेचर जो भी हमें देती है वो बड़ी प्योर होती है, वो बड़ी साफ सुथरी चीज होती है. और जब भी वो इंसान के हाथ में आ जाती है, हमने आपने देखा ही है कि हमने नेचर को, एनवायरनमेंट की, हमने इंसानों ने उसको यूज कर करके उसकी क्या हालत करी है, कितनी पॉल्यूशन करी है.
तो इसलिए जो है बहुत सारे फिलोसोफर्स ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि नेचर ही असल में सही है और फाइनल है और नेचर के अलावा कुछ भी ठीक नहीं है। इसीलिए वो एजुकेशन की डेफिनेशंस भी उन्होंने, आज हम उन थिंकर्स को पढ़ेंगे, रूजो है, टेगोर हैं, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने नेचर को इम्पोर्टेंस दी और अपनी उनकी एजुकेशन की डेफिनेशंस हैं वो भी इसी संबंध में दी गई हैं। और इसके अलावा कुछ थिंकर्स या फिलोसोफर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने बात करी कि नेचर, कुछ हद तक नेचर भी सही है, रियलिटी भी सही है, पर उन्होंने कहा कि जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू साइंटिफिक तरीके से जो सीखा जाता है वो सही है। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा नाम जो है वो जॉन ड्यूई का है। ड्यूई का नाम आपने शायद कभी पहले सुना होगा। और मैं एक आपको और बात बता दूं एग्जामिनेशन पॉइंट से कि इसमें डेफिनेशंस बहुत, बीएड में खास करके डेफिनेशंस की बहुत महत्वता है। जब भी आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो आपने जरूर डेफिनेशंस लिखनी है। और जैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पूछा जाए तो आपने जरूर कुछ डेफिनेशंस देनी है, कुछ पुरानी डेफिनेशंस, मतलब जैसे कुछ एंशिएंट हैं, कुछ इंडियन, कुछ वेस्टर्न, जिससे पता चले कि आप डिफरेंट थिंकर्स की। तो इस तरह से जैसे हमने राधा कृष्णन की बात करी है, इसी तरह से ड्यूई की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट एजुकेशन में समझी जाती है। जैसे उन्होंने क्या कहा है जॉन ड्यूई ने, एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, रादर इट इज द लिविंग। Education is the process of living through a continuous reconstruction of experiences. ड्यूई की जो बात है वो पहले वाले थिंकर से कैसे डिफरेंट है। हम लोगों ने यही समझा है कि एजुकेशन शायद कोई ऐसी चीज है जिसको आज हम पढ़ेंगे और यहाँ से निकलकर बाद में कहीं हम इसको यूज करेंगे। पर ड्यूई क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये हमारा सिस्टम है आज और अभी जो हम लाइफ लिव कर रहे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, इसी के थ्रू हमें सीखना है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी पढ़ाई कराई जाए, जितने भी ये नेचुरलिस्ट हैं और ड्यूई जैसे एक्सपीरियंस की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि क्लासरूम की 4 दीवारों में कराई गई पढ़ाई जो है, या रट्टा लगा लेना या किताबची चीजें पढ़ लेना, वो एनफ नहीं होता। जो एक्सपीरियंसेस जिंदगी में लिए जाते हैं वो असल में एजुकेशन है, क्योंकि हमें वो ही अप्लाई करने हैं। तो इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कोट है, जिसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू ए कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्या है कि जो हम एक्सपीरियंसेस बार बार जिंदगी में लेते हैं वही असल में एजुकेशन है। और वो हमें किस में हेल्प करता है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल्स व्हिच एनेबल देम टू कंट्रोल देयर एनवायरनमेंट एंड फुलफिल देयर पॉसिबिलिटीज। ये आपने और हमने सबने देखा है, जैसे मेरे ख्याल से आप में से ज्यादा लोग जॉब्स में होंगे, तो आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि जो पढ़ाई हम स्कूलों या कॉलेजों में दीवारों में बैठकर करते हैं वो असल में हमें वो काम नहीं आती। पर उस सारी पढ़ाई के साथ साथ जो चीजें हमने एक्सपीरियंस करी होती हैं, आपने कोई एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करी हैं, आपने कोई इस तरह के प्रैक्टिकल काम किए हैं, एनएसएस किया है, सोशल वर्क किया है, जो ये सारे काम असल में हम करते हैं और इन सारी जो पढ़ाई को करने के प्रोसेस में हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो असल में एजुकेशन होती है। तो ये तो था कि एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है और किस तरह डिफरेंट लोगों ने इनको डिफाइन किया। अब असली अगला एस्पेक्ट जो हमारा है वो है नैरोअर एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब क्या है कि हम एजुकेशन से हम समझते क्या है, इसमें जो है ना कि एजुकेशन कहाँ से ली गई है, और इस इन टर्म से मैं थोड़ी सी चीजों को छोड़ रही हूँ, आप थोड़ा सा जो उसमें पढ़ेंगे बेसिक। अब अगली हम चीज पे आते हैं, नैरो और ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है। नैरो मतलब कि इसको नैरो, कई लोगों से आप नॉर्मली पूछो एजुकेशन तो वो क्या कहेंगे कि जी जो किसी भी स्कूल कॉलेज में दीवारों के अंदर किसी करिकुलम के तहत किसी खास सिस्टम में दी जाती है वो एजुकेशन है। जो इस तरह की एजुकेशन है जो एक नैरो सिस्टम में दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए वेरी लिमिटेड मीन्स ऑफ एजुकेशन, है ना। उसमें सिर्फ कौन सी फॉर्मल एजुकेशन जिसमें सिर्फ कि एक क्लास है, एक टीचर है और कुछ करिकुलम दिया गया और कुछ सर्टन हमने मेथड्स यूज किए और वो पढ़ाई करनी, सिर्फ इतनी एजुकेशन को हम क्या कहते हैं कि ये बड़ा नैरो मीनिंग है एजुकेशन का। असल क्यों नैरो मीनिंग है? क्योंकि बहुत सारी एजुकेशन तो इसके अलावा भी है। अब ये जिस सिस्टम में से आप पढ़ रहे हो, बीएड कर रहे हो, इसको कौन सा सिस्टम हम कहते हैं? दिस इज नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नॉन फॉर्मल सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें कि हमारी जो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, उसमें आप इस तरह से हमेशा रेगुलर क्लासेस नहीं लगाते हो, कुछ क्लासेस तरीके से लग रही हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस रेगुलर हो जाते हैं, और बहुत सारी पढ़ाई जो है और नॉन फॉर्मल में आपने देखा इग्नू के अलावा और भी बड़े मीन्स हैं जो नॉन फॉर्मल सिस्टम्स हैं एजुकेशन के, जिसमें लोग अपने आप से पढ़ाई करते हैं,
कुछ उनको हेल्प हो जाती है, कोई ऑनलाइन तरीकों से करी जाती है। अब तो आप ऑनलाइन एडमिशंस ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां पर फॉर्मल से अलावा भी एजुकेशन ली जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो हम क्या कहते हैं कि जो फॉर्मल सिस्टम है उसको हम कहते हैं कि एजुकेशन का बड़ा नैरो मीनिंग है, और ब्रॉडर बहुत वास्ट मीनिंग कौन सा है, जिसके अंदर हमारे नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी आ जाता है, और साथ में जो है इनफॉर्मल सिस्टम भी आ जाता है। इनफॉर्मल सिस्टम हम किसको कहते हैं एजुकेशन का? इनफॉर्मल कौन सा है? जो हम नॉन फॉर्मल और फॉर्मल से बाहर के अलावा की पढ़ाई है, वो कौन सी है हमारी? जैसे जो हम एक्सपीरियंसेस, हमने एक प्लेग्राउंड में किसी के साथ खेले, वहां से सीखा, किसी रिलेटिव के, किसी फ्रेंड के साथ जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, वहां से हमने जो सीखा। और जो हम जिंदगी भर, इनफॉर्मल एजुकेशन को हम क्या कहते हैं? इट इज ए कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो हम जिंदगी भर सीखते जाते हैं, और जो हमारा आगे के आगे चलता रहता है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और स्कोप, कॉन्सेप्ट में आ जाएंगी आपकी सारी की सारी डेफिनेशंस, और स्कोप में आप क्या लिखोगे? स्कोप इसका क्या है? फॉर्मल एजुकेशन होती है जो हमारी फॉर्मल सिस्टम्स में दी जाती है। नॉन फॉर्मल है जो हमारी, जैसे आपने कहा ओपन स्कूलिंग है, ये जो इग्नू सिस्टम आपका हो गया, ऑनलाइन सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन है, ये जितने भी तरीके से आ रहे हैं इसको हम कहते हैं ये सारी नॉन फॉर्मल है। और इनफॉर्मल एजुकेशन हमारी कौन सी है? जो इंटेंशनली नहीं ली जाती, वो हमें कभी भी किसी भी एक्सपीरियंसेस, किसी के साथ, किसी भी जगह पर, मार्केट में, प्लेग्राउंड में, किसी भी तरीके से जो हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं, वो हमारी कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अगला एस्पेक्ट इसमें आपका आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस। इसके कुछ एस्पेक्ट्स हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे। इम्पोर्टेंट तो आप समझते ही हो कि आज के टाइम में एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इसका, ये हम चाहे इसको नेशनल लेवल पर आप सोचें, इंडिविजुअल लेवल पर सोचें, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि आप लोग अपने घरों में हम सब देखते हैं कि हम फैमिलीज में क्या सोचते हैं कि मेरे ख्याल से हम सारी की सारी चीजों को सेकेंडरी मानते हैं, और सबसे प्राइमरी क्या मानते हैं कि पहले हम अपनी और अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देते हैं ना। हम कहते हैं हमें घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, कोई भी काम जिंदगी के है, वो हम सब चीजों को सेकेंडरी मान के एजुकेशन को प्राइमरी क्यों मानते हैं? क्योंकि आज के टाइम पर एजुकेशन नॉट ओनली सस्टेनेंस के लिए, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, चाहे वो हमारी नौकरी है, चाहे हमने कोई काम करना, हम एजुकेशन के बिना नहीं कर सकते। और दूसरी चीज जो हमारी अंदर से हमें समझ आती है राइट डिसीजंस लेने का, हमें राइट और रॉन्ग क्या है लाइफ में, हमें कौन से डिसीजंस कब लेने हैं, किस तरीके से हमें जिंदगी जीनी है, ये सारी की सारी समझ भी हमें सिर्फ एजुकेशन से आती है, जिसको हम कहते हैं हमें एम्पावरमेंट मिलती है। तो यही इसकी सारी नीड एंड इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट एस्पेक्ट इसमें है आपका कि इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको हम ये समझ लेते हैं कि उनका मीनिंग भी वही है जो शायद एजुकेशन का मतलब है। जैसे कुछ टर्म्स आपने सुनी होंगी, एक कुछ वर्ड्स हम कह रहे हैं, जैसे लर्निंग एक टर्म है, एक टर्म है टीचिंग, एक है स्कूलिंग, एक है इंस्ट्रक्शन, एक है लिटरेसी, है ना। हम कई बार इनको बड़ा सिनोनिमसली मतलब हम समझते हैं कि शायद इन सब टर्म्स का एक ही मतलब है, पर ऐसा नहीं है। एजुकेशन के साथ जिन शब्दों का बिल्कुल सेम मतलब है, वो सिर्फ दो ही शब्द हैं, जिनको हम संस्कृत के शब्द कहते हैं, जिसको हम कहते हैं शिक्षा या विद्या, है ना। ये है जो एक्चुअल में एजुकेशन जिनसे जिनको हम कह सकते हैं। इसके अलावा और इंग्लिश में एक शब्द आता है पेडागोजी, आपने सुना होगा, आपके सिलेबस में भी लिखा होता है। जो पेडागोजी शब्द है, इसको भी हम कहते हैं साइंस ऑफ टीचिंग। उसका मतलब भी वही है जो एजुकेशन का मतलब है। इसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं, ये जो आपकी स्कूलिंग है, लर्निंग है, ट्रेनिंग है, टीचिंग है, ये सारे के सारे एजुकेशन के सब सिस्टम्स तो माने जा सकते हैं, इसके कुछ हिस्से तो माने जा सकते हैं, पर ये टोटल में एजुकेशन नहीं है। क्यों? जैसे अगर हम एक एक टर्म करके लें, स्कूलिंग का मतलब क्या है? सिर्फ स्कूल की उन चार दीवारों के अंदर जो जो कुछ हो रहा है वो स्कूलिंग है। अभी जैसे हमने कहा एजुकेशन के मतलब तो बहुत सारे होते हैं, तो स्कूलिंग और एजुकेशन बराबर नहीं है। लर्निंग क्या है? लर्निंग सिर्फ स्टूडेंट की होती है ना, सिर्फ एक हिस्सा। और लर्निंग जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जरूरी नहीं पॉजिटिव हो। कई बार बच्चे जिंदगी में कुछ गलत चीजें भी सीख लेते हैं, उसको भी आप लर्निंग ही कहते हो, है ना। कुछ चीजें मैंने सपोज मैंने पेंटिंग सीखी, पर मुझे तो पता ही नहीं कि रंगों को कैसे मिलाया जाता है, मैं तो उसको गलत तरीके से मिला देती हूँ, है ना। तो वो कई बार हमारी गलत लर्निंग भी होती है। तो लर्निंग और एजुकेशन बराबर नहीं हो सकती। एजुकेशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। इसी तरह से एक टर्म है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या चीज है? आप ट्रेनिंग बड़ी स्पेसिफिक होती है, आप कहते हो किसी खास तरह की ट्रेनिंग अब आप कर रहे हो, उसको आप टीचर ट्रेनिंग कहते हो। इससे इस ट्रेनिंग से सिर्फ टीचर्स ही बना जा सकता है। कोई और ट्रेनिंग है वो टेक्निकल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है जो मोबाइल्स को ठीक करने की ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग अगेन बड़ा एक लिमिटेड सी टर्म है जो एजुकेशन के बराबर की नहीं है। ठीक है जी।
लर्निंग भी जैसे अभी हमने कहा कि वन साइडेड होती है, ट्रेनिंग भी, तो ये सारे के सारे टर्म्स हुए हैं जो एजुकेशन के, आप इनको बराबर आपने इनको नहीं समझना, ये एजुकेशन के सब एस्पेक्ट्स हो सकते हैं बट दे आर नॉट एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट वी कम टू इज फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन के फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस का मतलब भी वही है, वैसे काफी हद तक जो हमने इंपॉर्टेंस में कहा, पर एग्जामिनेशन पॉइंट्स इनको कई बार अलग तरीके से दे दिया जाता है, तो इसलिए आपने इसको इनके दिए हुए आपके नोट्स में आपने फंक्शंस को करना भी है। एक तो इनके हैं कुछ जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन है, कुछ है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ है, और कुछ फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ है। अब आप इसको देखिए, बहुत अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, कि आप देखें जैसे जैसे हमने जिंदगी में एजुकेशन ली वैसे वैसे हमें अंदर से अपने में एक पावर समझ में आती है। बाकी अगर हम सारे इसे देखो, वो बेसिक चीज तो है ही है, एक नौकरी के लिए एजुकेशन लेना, बेसिक हमें जैसे अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी करनी है, पर उसके अलावा भी आप देखो, अगर हम उन चीजों को फुलफिल करने के बाद एजुकेशन हमें क्या देता है, हमें एक पावर देता है ना। जब हमें पता है कि मुझे पता है राइट और रॉन्ग क्या है, मैं ठीक, और जब मैं एक अनएजुकेटेड को देखती हूँ मुझे उस पर बड़ा तरस आता है कि उसको समझ नहीं है कि मुझे राइट डिसीजंस कौन से लेने हैं, मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए मेरा भला किस चीज में है, किन ऐसी चीजें हैं, कोई ड्रग्स है, अल्कोहल है, मुझे यूज नहीं करना। अगर उसमें एजुकेशन होती तो उसको उन चीजों की समझ होती है ना। तो एजुकेशन की कुछ तो जनरल फंक्शंस हैं जो इंडिविजुअल में पावर लाते हैं, अपनी जो हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में हमारी मदद करते हैं, हमें जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। और इसके अलावा ह्यूमन लाइफ, जैसे हमने कहा, अगर हम एजुकेटेड हैं, हम अपने एनवायरमेंट को खराब नहीं करेंगे, हमें आपको समझ है कि पॉल्यूशन से हमें भी नुकसान होगा, हम उसको नेचर को बेटर वे में यूज कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं जिंदगी में। इसी तरीके से एजुकेटेड होने का कंट्री को क्या फायदा होता है? जिस कंट्री के लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे उस कंट्री को क्या फायदा होगा? वहां पर क्राइम कम होगा, वहां पर अच्छे इन्वेंशन ज्यादा होंगी, वहां पर ज्यादा साइंटिस्ट होंगे, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, अच्छे इंजीनियर्स होंगे, वहां पर हर तरह के काम करने वाले लोग जब ज्यादा होंगे तो उस कंट्री का अपने आप जो प्रोग्रेस है और डेवलपमेंट है वो ज्यादा अच्छी होगी। तो इस तरह से एजुकेशन के डिफरेंट फंक्शंस हैं, ह्यूमन लाइफ के लिए भी हैं, नेशनल लाइफ के लिए भी हैं, और जनरल फंक्शंस भी। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एजुकेशन का आता है उसको हम कहते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। एम आपने और हमें सबने देखा है, शायद आपने छोटे होते स्कूलों में आपने एक ऐसे भी लिखते रहे होंगे कि एम मेरा एम ऑफ लाइफ क्या है ना। अब देखिए दो तीन वर्ड्स होते हैं इसमें, कुछ हम कहते हैं एम और कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं, एम जो होते हैं वो हमारे लंबे टाइम के लिए होता है कि जिंदगी में हम क्या करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं एम्स। इसी तरह से एजुकेशन के भी तीन तरह के मेन एम्स माने गए हैं। एक होता है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, और होते हैं सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, और तीसरे होते हैं नेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन। इंडिविजुअल एम कौन सा होता है? आपके और हमारे, हम बीएड आप क्यों कर रहे हो, आपका इंडिविजुअल एम है। आप हो सकता है कि आप पहले किसी जूनियर उसमें ईटीटी में या जूनियर स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप चाहते हो कि मैं फुल फ्लेज्ड जो है हायर क्लास को टीच करने के काबिल हो जाऊं, या मैं कोई फर्दर प्रमोशंस ले लूं, या मैं एक हो सकता है आप में से किसी का पर्पज ये भी हो कि मैं अपनी एजुकेशन को ब्रॉडन करूं, बढ़ाऊं, मैं इसमें और नई नई चीजें सीखूं। तो ये जितने भी हमारे एम्स हैं, एक अच्छा टीचर बनना, ये सारे क्या है, मेरे इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन है यहाँ पर, है ना। और अगर हम इसको देखें कि इसमें से हमारा सोशल एम क्या होगा, अगर बीएड का ही हम एग्जांपल लेकर कहें तो बीएड के करने का, होने का, टीचर एजुकेशन का सोशल एम क्या है? सोसाइटी को अच्छे टीचर्स देना, है ना। अब सोसाइटी क्या नहीं चाहती, मेरे आपके बच्चे पढ़ते हैं तो हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों को अच्छे टीचर्स मिले। तो सोशल एम्स क्या है कि ऐसे टीचर्स मिले जो सिर्फ उनको पढ़ाई ना कराएं, जो उनको अच्छा रास्ता जिंदगी में दिखा सकें, जो उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको जिंदगी में सही गलत बता सकें। इस और सोसाइटी में जब अच्छे टीचर्स होते हैं तो आप समझते हो ना कि वो सोसाइटीज कितनी अच्छी होती हैं, कितनी प्रोग्रेस करती हैं। आप इंडिविजुअली भी लेवल पर करते रहोगे कि जिस जिस जगह पर आप रहते हो, जिन स्कूलों में आप रहते हो, सिर्फ आप उन बच्चों का भला नहीं कर रहे हो, उनके साथ जुड़े हुए लोगों का भी आप काफी हद तक भला करते हो। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये सोशल एम ऑफ एजुकेशन है। और तीसरा हमारा इसमें होता है नेशनल एम ऑफ एजुकेशन। नेशनल एम्स हमारे क्या हैं? वो जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हमारे देश के अच्छे टीचर होंगे जो अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को, अच्छी पढ़ाई से मतलब कि वो जो उनको नॉलेज भी देते हैं, जो उनको अच्छी स्किल्स भी सिखाते हैं, जो उनका इमोशनल एजुकेशन भी देते हैं, जो उनके एटीट्यूड्स को सही करते हैं, तो अपने आप से क्या उस देश का भला नहीं हो जाएगा जहां पर उस सोसाइटी में अच्छे टीचर्स होंगे। तो ये हमारे डिफरेंट तरह के एम्स ऑफ एजुकेशन हैं, जिसमें कुछ इंडिविजुअल एम्स हैं, कुछ इंडिविजुअल में कौन कौन सी चीजें फुलफिल हो जाती हैं। जगह इंडिविजुअल एम्स हमारे पूरे होते हैं
तो हमारी एफिशिएंसी अच्छी होती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छी होती है, हम अच्छे एक्सपीरियंसेस लेते हैं जिससे हम अच्छे सोशल एम्स फुलफिल कर सकते हैं। और हम नेशनल एम्स जो, जैसे मैंने भी कहा कि ये सोसाइटी को, एक कंट्री को क्या चाहिए, अच्छी सिटीजन्स चाहिए जिनको अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकें। जब अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स को वो बनाएंगे, तो अपने आप से वो देश ज्यादा तरक्की करेगा। तो यहाँ तक तो हमारे ये थे कौन कौन से एम्स अभी हमने किए, इंडिविजुअल एम्स, नेशनल एम्स और सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। अब एक और तरह के एम्स जो कुछ फिलोसोफर्स ने दिए, इनको हम एक और तरीके से भी समझते हैं कि इनको हम कहते हैं इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन और अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन। जैसे नाम से इमीडिएट का मतलब, तो जैसे मैंने अभी कहा था कि जो इंडिविजुअल और इमीडिएट काफी मिलती जुलती बात होती है कि एक तो मैंने कहा कि इमीडिएट एम जैसे आपको बीएड का ये कि जब भी हम फटाफट पेपर दे दें और हम बीएड पास कर लें, और जो भी आपका इमीडिएट इसमें से बीएड का हमें फायदा लेना है, नौकरी में लेना फायदा या लाइफ में जो लेना है, वो तो हमारे हो जाता है इमीडिएट एम्स, है ना, कि जो हमने इसमें से अभी फुलफिल करने हैं। पर ये आपने देखा कि जब हमारे एक इमीडिएट एम्स पूरे हो जाते हैं, जिसमें हमारी आगे की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, नौकरी भी मिल गई, ठीक है, मेरे को जो थोड़ी इकोनॉमिकल मुझे हेल्प चाहिए थी वो भी हो गई, अब इसके बाद मेरा अल्टीमेट एम क्या है, मैं एक अच्छा टीचर बनूं जिसमें मैं अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर सकूं, जिसमें सोसाइटी की मैं मदद कर सकूं, और मैं अपनी कुछ स्पिरिचुअल, है ना, स्पिरिचुअल चीजें क्या होती हैं, हायर एम्स मैंने, अच्छा आप कई बार क्या होता है कुछ चीजें तो हम पढ़ते हैं जी क्लास में पढ़ाने के लिए पढ़ा, इसके अलावा भी आप पढ़ाई करते हो, इसके अलावा भी आप अखबारें पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, थोड़ी और इन डेप्थ रिसर्च करते हो, वो सारी चीजें हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपनी एजुकेशन को एक और हायर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। वो जो हमारे हायर एम्स ऑफ लाइफ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दे आर दी अल्टीमेट एम्स ऑफ लाइफ, है ना। अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, वो सिर्फ ये तो बड़े छोटे छोटे एम्स होते हैं, नौकरी लेना, पैसे कमा के जिंदगी का गुजारा चलाना, और हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है, मुझे लगता है मैं एक ऐसा टीचर हूँ कि मेरे से अगर स्टूडेंट्स कोई चीज पूछे तो मैं उनका जवाब दे सकूं, मैं उनकी बड़ी इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से उनको एक सब्जेक्ट को कनेक्ट कर पाऊं, मैं उनको अच्छी एग्जाम्पल्स बता पाऊं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, दे आर दी अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन। पर देखो ये तो हमने सारी चीजें देखी, पर एक चीज आप थोड़ा सोचे इसके बारे में कि आपने सोसाइटीज में, जैसे हम शायद पिछले क्लास में भी बात कर रहे थे जब हमने सोशल एस्पेक्ट्स की बात करी थी, कि एजुकेशन जो होता है वो सोसाइटी से बड़ा इम्पैक्ट उस पर आता है ना। जैसे जैसे सोसाइटीज बदलती हैं, टाइम बदलते हैं, तो एजुकेशन भी बदलती है। हमने कल कहा कि एशियन टाइम में एजुकेशन और तरह की थी, फिर टाइम बदले तो ब्राह्मणिक मिडीवियल एजुकेशन आ गई, फिर मॉडर्न एजुकेशन आ गई। इसी तरीके से जब टाइम बदलते जाते हैं तो एजुकेशन की फॉर्म बदल जाती हैं, उसके एम्स बदल जाते हैं। एक टाइम पर मेरे ख्याल एक दो प्रोफेशन ही, शायद डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं लोग बनते थे, कोई टीचर ही बन जाए तो बड़ी खुशी की बात होती थी कि फलां का बच्चा टीचर लग गया। फिर टाइम आ गया कि लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनने का ही सिर्फ मुद्दा रह गया, है ना, तो उसी के हिसाब से एजुकेशन ली जाती थी। पर फिर जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, टाइम बदल रहे हैं, तो जिंदगी के सोसाइटीज बदल रही हैं, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, तो डिफरेंट तरह के प्रोफेशन सामने आ गए। तो इसी तरह से इसको इन्होंने क्या हेडिंग दिया है कि चेंजिंग एम्स ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब दुनिया बड़ी छोटी रह गई है, अब ये कोरोना वायरस ने समझा दिया कि दुनिया कितनी छोटी है, अगर एक पॉजिटिव चीजें भी सारी दुनिया में घूमती हैं तो नेगेटिव, अगर एक छोटा सा इन्फेक्शन, एक वायरस है, तो वो भी दुनिया के एक कोने से सारी दुनिया में कैसे फैला, है ना। तो ये ग्लोबलाइजेशन के जमाने में सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचती हैं। तो इस जमाने में जब एजुकेशन एक जगह की दूसरी जगह को इम्पैक्ट करती है, तो एजुकेशन की एम्स भी तो बदल गए ग्लोबलाइजेशन में। अब आप अगर हम कोई ऐसी एजुकेशन लेते हैं, सबसे पहले ये देखते हो कि अगर मैं कल को इंडिया से कहीं बाहर जाऊं तो क्या मेरी एजुकेशन रेलेवेंट है, ये सब चीजें हम आज से कुछ साल पहले नहीं सोचते थे। इसीलिए अब आज की डेट में जो भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जब करिकुलम बनाते हैं, एनसीटी का नाम आपने सुना होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो बीएड को हमारी कंट्री में कंट्रोल करती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है और चलाती है, ये सबके सब जब ये करिकुलम बनाते हैं और ये पॉलिसीज बनती हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि एक डिग्री लेने के बाद जरूरी नहीं कि स्टूडेंट इसी कंट्री में बैठा रहेगा, हो सकता है उसको किसी भी देश में जाने का मौका मिले। तो क्या वो जो करिकुलम है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं, क्या वो दूसरे लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो उन कंट्रीज में उनको फायदा मिल रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन है वो ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ बदल गए हैं। हम आप पढ़ाई भी वैसी करोगे, आप नॉट ओनली एकेडमिकली, आप सोशल इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात हम करते हैं। अब बस स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं, पहले ही प्लान करना है, ग्रेजुएशन में ही प्लान करना शुरू कर देते हैं कि अगर मुझे कल को कंट्री से बाहर कहीं जाना पड़े तो मुझे और कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट ज्यादा डेवलप हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम में
हमारे एम्स किस तरह से बदल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एस्पेक्ट जो हमारा है दैट इज एजुकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमने काफी डिटेल में पिछले लेक्चर में किए, जब हमने सारे के सारे प्रोविजंस डिस्कस किए, अगर आपको याद हो कल की क्लास का, जिसमें हमने आर्टिकल 45 की बात करी, 21A कहा, 29 और 30 कहा, 28 रिलीजियस एजुकेशन, इन रिलीजियस एजुकेशन की बात करी हमने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, 350 के 2-3 क्लॉजेस की बात करी जिसमें लैंग्वेजेस इंस्ट्रक्शंस की बात है। तो ये सारी की सारी हमने क्या करे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के एजुकेशनल एम्स क्या हैं, जब वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन देना चाहता है कि हर डिफरेंट डाइवर्सिटीज को उसमें लाके कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, जो एसटीज हैं, जो किसी भी रीजन से पीछे रह गए हैं, माइनॉरिटीज को उनके हक कैसे दिए जा सकें और एजुकेशन में सबको बराबर कैसे लाया जा सके, जिसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें डिफरेंट तरह की प्रोविजंस बनाई गई हैं जिससे कि सबकी एजुकेशन के लिए मदद हो सके। अगला एस्पेक्ट जो है वो क्या है कि हमारे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एम्स ऑफ एजुकेशन को इम्पैक्ट करते हैं। ये हमने वैसे एम्स में डिस्कस करते करते इसके बारे में बात कर ली है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स, अब किन चीजों को ध्यान में रख के एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो बनाए जाते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम में, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब दुनिया इतनी बदल गई है, अब आप देखें, अब अलग अलग जगह पर बैठे हुए भी हम आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। जब दुनिया इतनी छोटी हो गई, अब तो हम एक कंट्री में बैठे, और ऐसा भी हो सकता है, आपने शायद अगर इंडक्शन में थे तो शायद आपको याद होगा, हमारे काउंसलर उन्होंने लंदन से भी कनेक्ट किया। इतनी जब दुनिया छोटी हो गई है, नॉलेज एक क्लिक के ऊपर हमारे पास है, मैं एक उसके साथ में एक नेट के साथ हमारे पास सारी ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि जो मेरे पास है और आपके पास नहीं है, सारी दुनिया में कहीं भी कनेक्ट से हम नॉलेज ले सकते हैं। तो नेचुरली ऐसी दुनिया में एम्स ऑफ एजुकेशन डिफरेंट होंगे। अब जो पुराने टाइम में थे वो तो एम्स ही रह जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिफरेंट हो जाते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट जिंदगी में बदल जाती है, इसलिए एम्स ऑफ एजुकेशन डिफरेंट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारी जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये आप समझ रहे हो आज के टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। इस पेंडेमिक के टाइम में हमारी सोसाइटी की बदल गई प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकली हम शायद, हमारा देश थोड़ा पीछे जा रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट था कि लोग अपने घरों में रहते, उसकी वजह से मार्केटें बंद हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी लोगों को फेस करनी पड़ी, और शायद इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइमों में भी रहे। तो इन सब, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने जो पढ़ाई में जाना था, कोई उन्हें देश के बाहर जाना था, कि उन्हें कहीं और एडमिशन लेना था, वो सारी की सारी चीजें अफेक्ट हुई। तो इसी तरीके से क्या है कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बदल जाती है कंट्री की, नॉलेज की एक्सप्लोरेशन बदल जाती है, नॉलेज आज कोई और नॉलेज सही है, कल को और नॉलेज सही है, नॉलेज ज्यादा आ जाती है। फिर हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अफेक्ट करती हैं, जैसे अगर सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाहती है कि इस तरह की एजुकेशन कंट्री में होना चाहिए। अगर आपको याद हो, पिछली गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिस्टर कपिल सिब्बल थे, काफी चेंजेस उन्होंने लाने की कोशिश करी, जिसमें आपका क्रेडिट सिस्टम, इंटरनल इवेल्युएशन और बहुत सारे सिस्टम चली, पॉलिटिकल पार्टीज बदली, एजेंडाज बदले, तो एम्स ऑफ एजुकेशन डिफरेंट हो गए। तो इसी तरीके से कंट्री में जितने भी डिफरेंट हालात होते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और इंडिविजुअल्स की बेसिस के ऊपर भी, उसके हिसाब से भी हमारे जो कंट्री के एम्स ऑफ एजुकेशन है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमारे थे एम्स ऑफ एजुकेशन। अब इसका ये था हमारा आपका यूनिट 9 ऑफ ब्लॉक 3, आपका इसका BS 122 का। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक बार इसको फिर आपको समराइज कर दूं, जो जो कुछ इसमें हमने किया। हमने सबसे पहले किया कि एजुकेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने कुछ देखी। इसमें हमने कहा कि कुछ आइडियलिस्ट होते हैं, कुछ नेचुरलिस्ट और कुछ प्रैग्मेटिस्ट होते हैं। जैसे जैसे फिलोसोफर्स होते हैं उसने उन्होंने अपने अपने तरीके से एजुकेशन को डिफाइन किया। हमने कहा कि एजुकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है, इट इज ऑल्सो एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। फिर हमने नैरोअर और ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात करी कि नैरोअर मीनिंग में एजुकेशन सिर्फ फॉर्मल सिस्टम से लिया जाता है, जो हम 4 दीवारों के अंदर बैठकर पढ़ाई करते हैं, पर ब्रॉडर सिस्टम में इसका जो नॉन फॉर्मल सिस्टम है, जैसे आप पढ़ रहे हो ओपन सिस्टम के थ्रू, और जैसे इनफॉर्मल एजुकेशन है जो हम सारी जिंदगी सीखते रहते हैं, वो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। इसके अलावा हमने कुछ टर्म्स कही कि जो एजुकेशन के साथ सिनोनिमस नहीं है, जैसे कि स्कूलिंग है, लर्निंग है, टीचिंग है, इंस्ट्रक्शन है, इनका मतलब एजुकेशन से अलग है। एजुकेशन के सिनोनिमस वर्ड सिर्फ 3 ही है, वो है शिक्षा है, विद्या है और पेडागोजी। फिर हमने पढ़ा कि एम्स ऑफ एजुकेशन किस तरह के होते हैं, इंडिविजुअल एम्स होते हैं,
जो इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं, फिर सोशल एम्स जो सोसाइटी के हिसाब से होते हैं, और फिर हमारे नेशनल एम्स होते हैं। इसी तरह से हमारे इमीडिएट और अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन होते हैं। ठीक है जी, ये सारे एम्स ऑफ एजुकेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं ये हमने पढ़ा। अब आपका यूनिट 10 जो अगला यूनिट है कुछ मिलता जुलता है, उसमें हमने थोड़ा डिफरेंट फिलोसफर्स के बारे में पढ़ना है और फिलोसफी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए अगला यूनिट जो है आपका, दिस इज, इसका जो टॉपिक भी है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। अब आप अगर हमारे सामने एक नॉर्मल रेगुलर क्लास में होते तो इसमें मैं बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछना चाहती थी, जो नॉर्मली मैं इस क्वेश्चन टॉपिक को शुरू करने के लिए पूछती हूँ। अगर पॉसिबल हो तो आप बताएं कि फिलोसफी को समझने में के लिए बड़ा जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि फिलोसफी होती क्या है। जैसे मैंने भी शुरू में कहा था कि हम आप जिस फिलोसफी को डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं एक सेट ऑफ बिलीफ है। अगर मैं मानती हूँ, एक इंडिविजुअल ए मानता है कि मेहनत करना ही जिंदगी का असल मंतव्य है, तो वो सिर्फ हार्ड वर्क करना उसकी फिलोसफी, और वो हार्ड वर्क से कुछ भी अटेन कर लेता है। एक इंडिविजुअल, उसकी फिलोसफी क्या है, उसकी हार्ड वर्क इज द फिलोसफी। दूसरा इंडिविजुअल है जो ये मानता कि हार्ड वर्क से तो कुछ नहीं मिलता, चुस्ती चलाकी से, किसी और स्मार्टनेस से, तो उसी चीजों पर ध्यान देता है और उन्हीं उसी एजेंडा से अपनी जिंदगी के जो एम्स है उनको हासिल करने की कोशिश करता है, तो वो वही उसकी फिलोसफी है। अब ये सारी फिलोसफीज, अगर आपने शायद ये बात सुनी हो पहले कभी, कि फिलोसफी जो है वो सबसे ओल्डेस्ट सब्जेक्ट है। जब दुनिया में ये एकेडमिक्स ये सारा शुरू हुआ तो जो सबसे पुराना सब्जेक्ट अगर था तो वो फिलोसफी था। क्यों फिलोसफी था? फिलोसफी क्या चीज होती है? जैसे मैंने अभी कहा, सेट ऑफ बिलीव्स हैं। एक किसी महान इंसान ने अपने बिलीव्स बताए, हमने वो मान लिए, वो उनकी फिलोसफी हो गई। गांधी ने अपने बताए, हमने वो बिलीव्स, गांधी की फिलोसफी है। टैगोर ने अपने बिलीव्स बताए, वो टैगोर की फिलोसफी। और अरबिंदो ने बताए, प्लेटो ने बताए, गुरु नानक ने बताए, जिन जिन के जो जो बिलीव्स थे वो एक सेट ऑफ फिलोसफी बन गई। और उन फिलोसफीज के आधार पर उन्होंने अगर कहा कि एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स को इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, डिसिप्लिन के ये तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए, ये चीजें कराई जानी चाहिए, तो उसके जो रिजल्ट्स हुए वो हमने एजुकेशन में दिखाई देते हैं। तो हम वो क्या बन गए, वो उसी फिलोसफी से अगले सब्जेक्ट निकल कर आए। जैसे साइकोलॉजी बना, वो फिलोसफी में से निकला हुआ सब्जेक्ट है। जिसमें आपने कहा कि साइकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, ये पढ़ते हो ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, एप्टीट्यूड क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होता है, ये सारे सब्जेक्ट एक से दूसरे में से निकले हुए हैं। फिलोसफी जो है वो सबसे पुराना सब्जेक्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये कुछ लोगों के दिए हुए बिलीव्स हैं, जब जो टाइम के साथ प्रूव हुए कि इन बिलीव्स को अगर माना, अगर हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन देनी चाहिए, मॉरल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये फिलोसफी कहती है, और हमें देखने में आया कि एक इंसान अगर बेस्ट डिग्रीज भी ले लेता है, पर अगर उसके हम लाइफ में से उसका करेक्टर माइनस कर दें, तो क्या आप समझते हो वो कुछ अटेन कर पाएगा लाइफ में? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया लाइफ में कि करेक्टर, मॉरल एजुकेशन, ये सारी की सारी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस फिलोसफी को हमने एम ऑफ एजुकेशन में ले लिया। किसी भी टाइम में एजुकेशन के जो भी एम्स बनते हैं वो किसी ना किसी फिलोसफी के आधार पर बनते हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि फिलोसफी इज ऑलवेज रिलेटेड टू एजुकेशन। फिलोसफी भी जैसे भी हमने कहा टाइम से टाइम बदलती रहती है। अगर हम पुराने टाइमों में देखें, एंशियंट टाइम्स में हमारी फिलोसफी कुछ और थी। उस वक्त हालात अगर थे, हम कहते हैं कि बहुत क्राइम नहीं होता था सोसाइटी में ज्यादा। शायद आपने कभी बड़ों से सुना समझा होगा कि ऐसे भी टाइम थे जब शायद लोग घरों में ताले भी नहीं लगाने पड़ते थे, क्योंकि क्राइम और ऐसी चीजें लोगों में थी नहीं, बड़ी सादा जीवन था, लोग बड़े मिलजुल कर रहते थे। पर टाइम तो बदलते जाते हैं, प्रोग्रेस होती है, लोग स्मार्ट हो जाते हैं, लोग अपने आप बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो फिलोसफीज बदल जाती हैं लाइफ की। जैसे जैसे फिलोसफी बदलती जाती है, सोसाइटी, जैसे इंडियन फिलोसफी है तो वो डिफरेंट है, वेस्ट की फिलोसफी हमेशा से डिफरेंट रही है, हमारी डिफरेंट रही है। जैसे जैसे जिस कंट्री की फिलोसफी होती है उसी हिसाब से उनकी एजुकेशन के एम्स बनते रहते हैं। और इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है कि हमेशा, अब सपोज एक मिनट के लिए आप सोचो कि आपको हम आप में से किसी एबीसी को बना दिया जाता है इंचार्ज कि आपको पूरी कंट्री की एजुकेशन को प्लान करना है कि एजुकेशन कैसी दी जाए, स्कूल में कैसी दी जाए, कॉलेज में कैसी दी जाए, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए। तो कौन क्या बेसिस लोगे आप एजुकेशन को प्लान करने का? कोई ना कोई फिलोसफी तो होगी। तो हमेशा फिलोसफी है जो ये बताती है कि एजुकेशन को कौन से डेस्टिनेशन पर पहुंचना है ना। तो हम क्या कहते हैं, फिलोसफी डिटरमिन्स द रियल डेस्टिनेशन। जहां पर हमें, अगर आप जिंदगी में आप बीएड क्यों कर रहे हो, आपने सोचा होगा ना कोई एम लाइफ का कि मुझे ये अटेन करना है, तो उस डेस्टिनेशन को पाने के लिए ये एक जरिया है। सिमिलरली फिलोसफी क्या करती है, फिलोसफी बताती है कि हमें कहाँ जाना है,
कौन सी एम्स अटेन करने हैं। सपोज एक मिनट के लिए आप सोचो, मेरे पास एक बड़ी अच्छी फिलोसफी है, तो वो फिर बातों, अगर मेरे पास उसको प्रैक्टिकल रूप देने का कोई तरीका क्या है, एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका है जिसको मैं उसको प्रैक्टिकल रूप दूं। अगर गांधी जी ने कोई अपनी उनकी एक अच्छी फिलोसफी थी कि स्टूडेंट्स को एक स्किल आना चाहिए और स्किल के आधार पर उनको बाकी एजुकेशन की डिसाइड करना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने एक स्कीम ऑफ एजुकेशन दिया, जैसे हमने कल की क्लास में भी बात की थी, वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने दिया। टैगोर की एक फिलोसफी थी कि हमें नेचर को, ह्यूमनिज्म को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इंटरनेशनलिज्म को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जिसमें डाइवर्स लोगों को मिलजुल कर पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसके आधार पर उन्होंने शांति निकेतन स्कूल शुरू करे जो बाद में जाकर यूनिवर्सिटी बनी। तो ये सारी चीजें क्या है, एक फिलोसफी को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। और फिलोसफी होती है जो ये बताती है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए। एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन कौन से होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बीएड में आपको हर सब्जेक्ट में काम आएगी, इसको पल्ले से बांध लो, याद रख लो कि एजुकेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव से शुरू होकर इवेल्युएशन तक जाते हैं। एक साइकिल एजुकेशन का, सबसे पहला साइकिल एजुकेशन का कहाँ से शुरू होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिसाइड होता है कि एजुकेशन का करिकुलम क्या होगा, करिकुलम मतलब कि उसमें क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी। तीसरी चीज होती है मेथड्स, मतलब कैसे पढ़ाई जाएगी। उसके बाद टीचर कैसा होना चाहिए। अब आपने देखा ना, टाइम के साथ हर चीज बदली, करिकुलम बदला, मेथड्स बदले, टीचर बदले। पहले टीचर कैसे होते थे, सिर्फ व्याख्यान लेक्चर के थ्रू पढ़ाया जाता है, फिर सिस्टम बदल गए, आपके टीचर्स को अब वर्चुअल सिस्टम से भी पढ़ाना आना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये हमारी फिलोसफीज बताती हैं सारे के सारे एस्पेक्ट्स को, ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, मेथड्स, टीचर, डिसिप्लिन कैसा होगा, स्कूल कैसे होंगे, क्या आज के स्कूल वैसे ही हैं जो आज से पहले थे, क्या आज का डिसिप्लिन वैसा ही है। जैसे टाइम पर ऐसा भी था कि टीचर किसी को थप्पड़ भी लगा दे तो मना नहीं था, कोई उसको उनको मना नहीं करती, पेरेंट्स शायद खुद ही कह आते थे कि आप हमारे बच्चे को जरूर स्ट्रिक्ट तरीके से आप पनिशमेंट दे सकते हैं, वो कहना ना माने। आज के टाइम में कॉर्पोरल पनिशमेंट टोटली माने, आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, आप उसको गुस्सा नहीं कर सकते, बड़े डिफरेंट तरीके हैं समझाने के। तो ये सारी की सारी चीजें कैसे आती है, फिलोसफी के साथ एजुकेशन का सिस्टम बदलता जाता है। तो ये रिलेशनशिप है एजुकेशन का और फिलोसफी का। आपने इसमें लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसमें आपको पूछा, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ फिलोसफी एंड एजुकेशन आर रिलेटेड, तो आपको उसमें फिलोसफी की डेफिनेशंस देनी है, एजुकेशन की देनी है, और फिर इनके रिलेशनशिप के पॉइंट्स देने हैं। ये आपके नोट्स में दिए हुए हैं, पर फिर भी इसको सप्लीमेंट करने के लिए जो आपका ग्रुप है, मैं आपको इसमें थोड़े से और नोट्स इसमें डाल दूंगी कि जो हमने अपने लेवल पर, जो हम अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसमें बड़े अच्छे तरीके से हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि फिलोसफी एजुकेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है, एजुकेशन फिलोसफी को कैसे इम्पैक्ट करती है, और दोनों के रिलेशनशिप क्या है। वैसे ये अच्छे दिए हुए हैं आपके पॉइंट्स, अगर आप यहाँ से भी पढ़ लोगे। जैसे इन्होंने कहा है कि फिलोसफी डिटर्मिन्स द रियल डेस्टिनेशन, इट डिटर्मिन्स द गोल ऑफ लाइफ, ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल ओनली बाय ट्रू फिलोसफी, philosophy determines various aspects of education, philosophy and education are like the two sides of the same coin, and education is the dynamic side of philosophy। dynamic का मतलब क्या होता है, एक चीज होती है स्टैटिक, जो जगह पे रुक जाती है, और डायनामिक चीज क्या होती है, जो बदलती रहती है। एजुकेशन को डायनामिक क्यों कहा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि एजुकेशन ऐसी है जो टाइम के साथ जगह जगह जो है हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो बड़ी डायनामिक। तो यहाँ तक तो हमने अभी तक बात करी कि एजुकेशन और फिलोसफी का रिलेशनशिप क्या है। अगला ये जो आपका 10th यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिलोसफी है, जिसमें इन्होंने अलग अलग थिंकर्स की बात करी है कि जो अभी तक वैसे तो जो अगर हम अनलिमिटेड होंगे थिंकर्स और फिलोसफर्स तो बहुत सारे दुनिया में हुए हैं, पर आपकी बीएड की किताबों में कुछ लिए गए हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और या ये कहा जाए कि हम और आप जिस लेवल तक इनको समझ सकते हैं। थैंक यू सर। इसमें जो आपके फिलोसफर्स हैं, आप इसमें थोड़ा सा सर आगे चले, रूजो पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आप इसमें देख रहे हो फिलोसफर एजुकेशन का रिलेशनशिप हम कर चुके हैं, अब इसके, हाँ जी यहाँ पर आप रुक जाए। सबसे पहले, हाँ जी इधर, सबसे पहले जो थिंकर आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो है रूजो। इनका स्पेलिंग थोड़ा अच्छे तरीके से याद करिएगा, इनको लिखने में तकरीबन गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स रूजो के स्पेलिंग, क्योंकि हम इनको प्रोनाउंस थोड़ा डिफरेंट ही करते हैं। इनका पूरा नाम है जीन जैकस रूजो,
और जैसे मैंने शुरू में आपको व्हाट इज एजुकेशन में बताया था कि देखो फिलोसफीज तो बड़ी डिफरेंट तरीके की होती हैं, पर बीएड में पढ़ने और समझने के लिए हमें 3 बेसिक फिलोसफीज को हम लेकर चलते हैं, जिसको हम सबसे पहली फिलोसफी आइडियलिज्म मानते हैं। आइडियलिज्म मैंने अभी आपको बताया था कि जो लोग आइडियल्स में विश्वास रखते हैं, जो जैसे कहते हैं ना अल्टीमेट एम, स्पिरिचुअलिज्म, हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ, सत्यम शिवम सुंदरम, जो हायर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं उनको हम कहते हैं दे आर द, वो आइडियलिस्ट होते हैं। और जो ऐसे विश्वास रखने वाले लोगों को हम आइडियलिस्ट कहते हैं। जो लोग नेचर को कहते हैं कि नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है और नेचर ही फाइनल है और नेचर के अंतर्गत एजुकेशन को देना चाहिए, ऐसे सारे विश्वास रखने वाले लोगों को हम कहते हैं कि नेचुरलिस्ट हैं, वो नेचर में विश्वास रखते हैं। और तीसरे लोग होते हैं प्रेगमेटिस्ट। प्रेगमेटिस्ट, हम प्रेगमा का मतलब होता है एक्शन। जो लोग जो फिलोसफर्स और थिंकर्स ने ये बात करी कि एक्सपीरियंस या एक्शन के थ्रू सीखना, जो हम आजकल करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, लेबोरेटरी में काम करना, प्रैक्टिकली काम करना, इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, एक्शन से सीखना, प्रेगमा से सीखना, उन लोगों को प्रेगमेटिस्ट कहा जाता है। तो ये फिलोसफर्स को समझने के लिए आप इसको, ये हम 3 चीजें आप समझेंगे कि कुछ फिलोसफर्स, इधर ही रहने दे सर, नोट्स में अभी इधर ही आ रही हूँ, फिलोसफी जो है 3 तरह के फिलोसफर्स या आपको एजुकेशनिस्ट इनमें मिलेंगे। पहले होते हैं जो आइडियलिस्ट होते हैं, फिर नेचुरलिस्ट होते हैं और फिर प्रेगमेटिस्ट होते हैं। अब ये जो सबसे पहले रूजो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, रूजो है, उनको सबसे बड़ा नेचुरलिस्ट माना जाता है। नेचुरलिस्ट का मतलब कि इनका बहुत ज्यादा विश्वास जो था वो इनका नेचर के ऊपर विश्वास है, कि जो ये कहते हैं कि जैसे हमने अभी पहले भी बात करी थी कि जितना भी हम मैक्सिमम सीखते हैं वो हम नेचर से सीखते हैं। ये नेचुरलिस्ट ऐसा मानते हैं कि एजुकेशन को भी अपनी नेचुरल फॉर्म में ही दिया जाना चाहिए। नेचुरल फॉर्म का मतलब कि उनमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना चाहिए, जो असलियत है जिंदगी की वो सिखानी चाहिए। रूजो की एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है एमील, आप सामने देख रहे हो, बड़ी फेमस भी हुई। इसमें इन्होंने अपने ये सारे बिलीफ्स लिखे हैं, जिसमें इन्होंने ये चाहा कि एजुकेशन जो है वो बिल्कुल नेचर से शुरू होकर नेचर में ही खत्म होनी चाहिए। मतलब कि नेचर की लैब में, नेचर के बड़े पास होकर नेचुरल वेज में देना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो एक बड़े नेचुरल तरीके से, हम आजकल क्या होता है, आप ऐसे बोलना नहीं है, ऐसे कहना नहीं है, ऐसे खेलना नहीं है, आप हर चीज पर रिस्ट्रिक्ट करते हो, इतना ज्यादा उसको ना कहने की आदत डाल देते हैं कि उसकी जिंदगी में ज्यादा चीजें ना के साथ ही चलती है और खत्म होती है। ये नेचुरल वे ऑफ लाइफ नहीं है। ये क्या कहते हैं, रूजो की तरह और भी जितने भी नेचुरलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो अपनी मोस्ट नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए। बच्चा जिस तरीके से जो सीखना चाहता है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको एजुकेशन देना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो रूजो ने कही, वो इसने ये कहा कि नेगेटिव एजुकेशन भी देनी चाहिए। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एजुकेशन में अक्सर हम बात सिर्फ कह लो पॉजिटिव चीजों की करते हैं कि लोग बड़े अच्छे होते हैं, और आपको देखो जो चीजें हमने किताबों में पढ़ी होती है, जब आप नेचुरल लाइफ में हम जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सोसाइटी तो बिल्कुल वैसी नहीं जैसे हमने किताबों में पढ़ा था। बड़ी हमने वैल्यूज की बात करी, बड़ी हमने बात करा कि अच्छे लोग हैं, सिटीजन। अब तो सामने कोई कूड़ा गिरा जाता है, लोगों को अपनी ड्यूटीज का पता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता नहीं है, लोग आपको गलत लोग सामने से मिल जाते हैं जो आपको देखने में अच्छे लगते हैं, पर आपके फ्रेंड्स में या आपके टीचर्स में या आपके लोगों में हमने सुना कि बड़े ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिन पे आप विश्वास करते हो, वो आपके साथ बड़ा गलत बिहेव कर जाते हैं। इन चीजों के बारे में बताने को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एजुकेशन। रूजो ने ऐसा कहा कि क्योंकि दुनिया नेचुरल है, इसमें अच्छे लोग भी हैं, इसमें बुरे लोग भी हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम स्टूडेंट्स को उन सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के बारे में एजुकेशन दें। अगर हमें पता है कि क्राइम होता है और कैसे लोग, आप आजकल तो लोगों स्कूलों में, क्योंकि जब से कुछ इंसिडेंट्स में, तो आपने देखा होगा कि लोगों को जो है बैड टच गुड टच का बताना शुरू कर दिया। ये सारे नेचुरल वेज है। बच्चों को पता होना चाहिए कि ऐसे लोग भी उनके आसपास हो सकते हैं जो अच्छे नहीं भी हो सकते। तो इन सारी चीजों की जानकारी, रूजो का ये कहना था कि नेचुरल वेज में एजुकेशन देना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपके इन्होंने, अब आप, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि आपके 7-8 थिंकर्स आपके सिलेबस में है, मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, इनका डिटेल आप अपने नोट्स में पढ़ेंगे। हर थिंकर के आगे आगे इन्होंने दिया हुआ कि इस थिंकर ने क्या, इन्होंने देखो कितना डिटेल्ड करिकुलम बताया कि 5 साल तक बच्चों को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए, 5 से 12 साल में क्या पढ़ाने चाहिए, फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग इन्होंने देखो क्या लिखे हैं, ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स को ट्रेन करना क्या होता है, जब आप खुद से कोई चीज ऑब्जर्व करोगे तो आपकी आईज ट्रेन हो रही हैं, जब आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स है वो काम करने से ट्रेन होते हैं। काउंसलिंग से पढ़ाओ, प्ले वे मेथड से पढ़ाओ, सेल्फ लर्निंग तरीकों से पढ़ाओ, ये सारे एडोलेसेंस में कौन से सब्जेक्ट, लैंग्वेज मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहिए, म्यूजिक पेंटिंग पढ़ाना चाहिए, जो नेचुरल तरीके हैं। तो ये सारे
क्या है, रूजो ने जो करिकुलम बताया, डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट इन्होंने आगे चले। डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट क्या है कि कंप्लीट फ्रीडम बच्चे को देना चाहिए, वो जिस तरीके से जो करना चाहिए उसमें पनिशमेंट इम्पोज नहीं करना चाहिए। तो ये सारे रूजो के व्यूज है। अगला हम जो नेक्स्ट थिंकर आ जाता है वो आ जाते हैं आपके टैगोर। टैगोर के बारे में तो शायद लोगों ने क्योंकि इंडियन थिंकर हैं तो लोगों ने बहुत इनके बारे में पढ़ा सुना है, बड़े अच्छे इन्होंने किताबें लिखी जिसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला। और जो इनकी भारतीय विश्व भारती यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस हुई है जो इन्होंने सुनी, वो उन्होंने सबसे पहले शांति निकेतन एक स्कूल शुरू किया था। जैसे क्योंकि हम कहते हैं कि जो टैगोर हैं वो भी बड़े बहुत बड़े नेचुरलिस्ट हुए हैं, इनको हम कहते हैं इनकी दो तीन चीजें इनकी फिलोसफी की बड़ी मशहूर है। तो है बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट है। ह्यूमनिस्ट हम किसको कहते हैं, ह्यूमन से बना ना, जो इंडिविजुअल को बड़ी इंपॉर्टेंस देता है। इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देने का मतलब कि ये नहीं है कि आप एक जैसे हम कहते हैं कॉमन एजुकेशन दे दो और वो सबके लिए कॉमन हो सकता है किसी की म्यूजिक अच्छी है, किसी का पेंटिंग अच्छा है। ह्यूमनिज्म का मतलब ये होता है कि जो हर इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देता है। टैगोर एक आइडियलिस्ट भी बड़े अच्छे हैं थे, आई मीन। और इंटरनेशनलिस्ट, इंटरनेशनलिस्ट का मतलब अगर आपको अगर इसका नाम यूनिवर्सिटी का नाम विश्व भारती यूनिवर्सिटी क्यों है, विश्व का मतलब पूरे विश्व से। आज भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी में सारी दुनिया से लोग आकर पढ़ते हैं। और जब टैगोर ने शुरू किया था तब भी इन्होंने इनवाइट किया था लोगों को सारी दुनिया से, जब वो शांति निकेतन स्कूल शुरू हुए। और आज भी दुनिया भर से लोग वहां पढ़ते हैं क्योंकि इनका मानना था कि जो हमारा नेशनलिज्म, नो डाउट हम कहते हैं कि हमारी अपने देश के लिए बड़ी अच्छी फीलिंग्स होनी चाहिए, हमें देश में मिलजुल कर रहना चाहिए, पर आज ग्लोबलाइजेशन का ये टाइम आ गया है कि खाली जो हमारी ब्रदरहुड की या फ्रेटर्निटी की फीलिंग अपने देश तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये हमारे कोई बॉर्डर्स को छोड़कर हमारा जो ये वननेस की फीलिंग है वो सारी दुनिया से होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनलिज्म। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम झगड़े करेंगे, लड़ाइयां करेंगे, आपने देख ही लिया है अगर एक वायरस इतना इम्पैक्ट कर सकता है, तो अगर आज के टाइम में दो कंट्रीज लड़ाई शुरू कर दें तो हम सारी दुनिया कहाँ होंगी। इसलिए ये फायदा सिर्फ इसी में है कि हम सारे की सारी दुनिया में जितने लोग हैं, ये टैगोर की फिलोसफी कहती थी कि हमें इंटरनेशनली सबको साथ देखो। उस टाइम पर भी इनका इतना जिनका कहते हैं ना विजन इतना अच्छा होता है, इन्होंने उस टाइम पर भी सोचा था इन चीजों के बारे में कि दुनिया को मिलजुल कर रहने की कितनी जरूरत है। टैगोर ने किन किन चीजों पर खास करके इम्पैक्ट कहा, सेल्फ रियलाइजेशन की बात सबसे इंपॉर्टेंटली कही। सेल्फ रियलाइजेशन क्या होती है, ये आप और हम जो टीचर्स हैं समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि कोई भी चीज जिंदगी में कब आसान हो जाती है, जब हम उसको रियलाइज कर ले। रियलाइज करने का मतलब हम बहुत छोटे होते हैं, माँ बाप को कहना पड़ता है पढ़ाई कर लो, ऐसा कर लो, है ना। आज के टाइम में जब आप खुद टीचर्स अपने शौक से पढ़ाई कर रहे हो, किसी को कहना नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं कहना पड़ रहा, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब जब हम खुद से, और बहुत से बच्चे इसमें कोई एज इन्वॉल्व नहीं होती, कोई समझना चाहे तो कोई 10 साल का बच्चे में भी रियलाइजेशन आ जाती है और नहीं आते 50 साल के इंसान में भी नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला एजुकेशन का मंतव्य क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स में सेल्फ रियलाइजेशन डेवलप होना चाहिए। और उसके अलावा इनका जो सबसे सेकंड जो पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही कि फॉर्मुलेटेड गोल्स ऑफ एजुकेशन बाय सिंथेसाइजिंग द एंशिएंट वेदांतिक एजुकेशन विद द मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक एटीट्यूड्स। इनकी एजुकेशन की बहुत बड़ी खासियत क्या थी कि इन्होंने अपने हमारे जो बेसिक एंशिएंट वेदांतिक एजुकेशन को भी नहीं छोड़ा, उसको सिंथेसाइज किया। हम इनको कहते हैं कि सिंथेसाइज ईस्ट एंड वेस्ट। इन्होंने अपने देश को वेस्ट के साथ, जो उनकी साइंटिफिक अप्रोच थी, जो मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए, और जो हमारी एंशिएंट एजुकेशन के जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं उनको भी कंटिन्यू करना चाहिए। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि स्टूडेंट्स को सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका। सेल्फ एक्सप्रेशन हम किसके थ्रू करते हैं, राइटिंग्स के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, पेंटिंग, म्यूजिक के थ्रू। जो इनकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसमें हर चीज का एक डिपार्टमेंट है, म्यूजिक का एक स्कूल है, पेंटिंग का है, इसी तरह से जितने भी आर्ट्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, ड्रामा है, डांस है, हर किसी का एक अलग अलग से डिपार्टमेंट है जहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने एक्सप्रेशन का मौका दिया जाता है और इन चीजों को डेवलप किया जाता है। तो टैगोर की भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे एजुकेशन में रही है। तो इनकी डिटेल आप सबकी आगे मैं इनको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। आप एग्जामिनेशन के लिए इनके सारे एस्पेक्ट्स के हर एक थिंकर का पढ़ोगे कि उनके हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, करिकुलम कैसा बताया इन्होंने, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या बताए। और जैसे देखो मेन उसमें ही आ जाता है, अगर वो ह्यूमनिस्ट हैं, अगर वो इंटरनेशनलिस्ट हैं, अगर वो नेचुरलिस्ट हैं, तो उनकी अपनी आप वो चीजें सारी की सारी टीचर में, करिकुलम में, मेथड्स में आ जाएंगी। तो इसको फिर आगे की चीजों को समझना बड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद हम अगले थिंकर पर आ जाते हैं, वो हैं हमारे स्वामी विवेकानंद।
इनके बारे में भी हम इंडियंस ने सबने सुन रखा है, समझ रखा है कि इनकी जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबने सुनी है कि वो जब अमेरिका में अपना भाषण देने गए तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि भाइयों और बहनों, जब सबको कहा तो कितना लोग खुश हुए और उनकी इस बात से लोगों को कितनी समझ में आई कि वो सबको साथ लेकर चलने की बात इन्होंने करी। और एजुकेशन की जो डेफिनेशन इन्होंने दी वो तो शायद आपने हर स्कूल कॉलेज में जगह जगह पर लिखी देखी होगी, आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर भी है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। अगर ये बात हम सब टीचर्स, हम सब एजुकेशन से जुड़े हुए लोग समझ लें तो मेरे ख्याल से एजुकेशन की हर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि चाहे हम टीचर हों, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम एजुकेशन से जुड़े हुए किसी के भी लेवल के लोग हों, हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा आता है, मुझे ज्यादा पढ़ाई आती है, दूसरा इंसान को हम इंसान ही नहीं समझते। हमें ये लगता है, एक स्टूडेंट भी मेरे ख्याल से जो क्लास में अच्छी पोजीशन लेना शुरू कर देता है वो बाकी स्टूडेंट्स को अपने से बहुत इंफीरियर मानना लगता है। हम टीचर्स भी ऐसे करते हैं, हमारे किसी के पास 2 डिग्रीज ज्यादा आ जाए, हम थोड़े से क्लासेस ज्यादा लगा लें, हमने एक कोर्स, एक सेमिनार एक्स्ट्रा लगा लें, तो हमें लगता है कि जो मुझे आता है वो किसी को भी नहीं आता। बट अब विवेकानंद जी की डेफिनेशन देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि एजुकेशन क्या चीज है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमने बाहर से कुछ डालना है स्टूडेंट के अंदर या किसी इंडिविजुअल के अंदर। उन्होंने क्या कहा है कि ये चीजें ऑलरेडी भगवान ने डालकर दी हैं हमारे अंदर। क्या उन्होंने कहा कि उसको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करने का मतलब उसको सिर्फ बाहर निकाल कर दुनिया में जाहिर किया जाना है, बस इतना ही काम है एजुकेशन का। हमने कहीं से बाहर से कुछ डाला नहीं है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। वो मैन के अंदर परफेक्शन डिवाइन तौर पर मिली हुई है। एजुकेशन सिर्फ क्या करता है, उसको मैनिफेस्ट करता है। अगर हम ये चीज मान लें कि हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत भगवान ने भरकर भेजी है और हम टीचर्स ने सिर्फ ये मदद करनी है कि उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं कि उस बच्चे को उसका फायदा मिले, तो हमारी सारी प्रॉब्लम एजुकेशन की दूर हो सकती हैं। हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती हैं, जहां पर हम डिक्टेट जरूरत से ज्यादा स्टूडेंट्स को करते हैं, अपने इंफीरियर्स को करते हैं कि नहीं तुम्हें इसी तरीके से करना है, तुम्हें इसको इसी तरीके से लिखना है। और तो लिटरेचर में, लैंग्वेज तक में ये कहते हैं कि इसको इसी तरीके से पढ़ाई की जानी चाहिए, आप इस आंसर को सिर्फ इसी तरीके से लिखें। तो ये सारी चीजें एजुकेशनल थॉट्स विवेकानंद जी के क्या हैं, हम देखें कि इन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहली बात उन्होंने कही वो सेल्फ डेवलपमेंट की बात करी। क्या कहा कि इन कंट्रास्ट टू कंटेम्प्रेरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन विवेकानंद एडवोकेटेड एजुकेशन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन एक इंसान की अपनी डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात सबसे पहले करी, हार्ड वर्क, ये सब पॉइंट्स अभी हमने कहे थे, मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज कहा, और सबसे बड़ी चीज जो कि स्टूडेंट की मदद करने के लिए वो है उसका कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। अगर स्टूडेंट में हम कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के तरीके कौन, अगर आपको पता है, ये आपको जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको पता है विवेकानंद जी ने कॉन्फिडेंस की बात करी तो आपको उनके मेथड्स, करिकुलम सारे खुद लिखने में आ जाएंगे। मेथड में ऑब्वियसली सारे वो मेथड जिसमें स्टूडेंट लीडरशिप की बात हो, बच्चे असेंबली में बोल रहे हैं, डिबेट्स में पार्ट कर रहे हैं, डेक्लेमेशन ले रहे हैं, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। मैनकाइंड की सर्विस में बात करें, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या कि स्वामी जी कंसिडर्ड परफेक्शन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वंस एंडेवर इज द ग्रेटेस्ट क्रीड ऑफ एजुकेशन। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ पढ़ाई कराओ, सिर्फ खेल कराओ। उन्होंने कहा कि हर के हर हिस्से में हमारे जितनी फैकल्टीज इंसान की होती हैं, हम स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, हम एक्टिविटीज में कर सकते हैं, हम स्पिरिचुअल चीजों में अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी भी किसी इंसान की फैकल्टीज होती हैं, उन सारी की सारी चीजों में परफेक्शन लाना ही एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और इसी के आधार पर उनके आगे करिकुलम है, मेथड्स ऑफ टीचिंग है, उन्होंने क्या क्या बताया, रिलीजन, फिलोसफी पढ़ाया जाना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा कहा कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने कहा। और अगला हमारा जो थिंकर है आपके सिलेबस के, नेक्स्ट पर चलें, तो वो है प्लेटो। प्लेटो का नाम भी आपने सुना हुआ है, दो ये वेस्टर्न के हुए हैं, अरिस्टोटल और प्लेटो। और पर इनकी भी जो डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने बहुत ज्यादा कह लो कि हमारे एजुकेशन में बहुत हाईलाइट हैं, और हम बहुत इनको लेकर बहुत सारी थ्योरीज बनी और आगे जाकर इसमें से लोगों ने बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी, क्योंकि इन्होंने भी, प्लेटो ने भी बहुत सी अच्छे, बहुत ही ये वेस्ट के बड़े फिलोसोफर हुए हैं, पॉलिटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और उन्होंने बहुत सारी अपनी जो किताबें लिखी और उसमें एजुकेशन को क्या कहा, ट्रेनिंग फॉर कंट्री, लव फॉर नेशन।
और इन्होंने क्या कहा कि इस अल्टीमेट ट्रुथ की बात करी कि अगर इंसान उस अल्टीमेट ट्रुथ को समझ ले कि सिर्फ ये एजुकेशन और एनलाइटनमेंट ही मेरा भला कर सकती है, तो हम सारी की सारी बुराइयों से ऊपर उठ जाएंगे। प्लेटो के एजुकेशनल थॉट इन्होंने क्या दिए? एक तो कहा है कि अल्टीमेट एम ह्यूमन लाइफ का क्या है, आगे चलें सर, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन में उन्होंने ट्रू वैल्यूज किसकी बात करी? ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। ये आप इसको, जितने भी आइडियलिस्ट हुए हैं वो सारे इन वैल्यूज को लेकर चलते हैं। ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी क्या चीज है? हम इसको अल्टीमेट वैल्यूज क्यों मानते हैं? आपने हिंदी में हम सत्यम शिवम सुंदरम जिसको कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसको हमने कहा तो बहुत बार है पर इसको समझा नहीं है। देखिए क्या है ट्रुथ, आइडियलिस्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि ट्रुथ एक ऐसी चीज है जिसकी डेफिनेशन कभी नहीं बदलती। सच्चाई जो है वो आज से पहले भी, आज से 100,000 साल पहले भी सच्चाई की वही भाषा परिभाषा थी जो आज है, और आने वाले टाइमों में भी वही रहेगी। सच तो कभी नहीं बदल सकता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वो अल्टीमेट है। इसी तरह से गुडनेस, गुडनेस क्या होती है? अच्छाई। अच्छाई की भी वही परिभाषा, अच्छाई अगर अच्छा करते हैं तो दिखाई देता है, और अगर अच्छा नहीं होता तो वो बुरा होता है। तो बड़ी सिंपल और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी परिभाषा है। और अच्छाई की परिभाषा आज से पहले भी यही थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ लाइफ। फिर आ जाती है ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं है, ब्यूटी का मतलब एस्थेटिक से है, नेचर से है। ये जो दुनिया में जितनी भी आप किसी को देखते हो, जो भी अच्छा करने वाले लोग हैं, उनको हमेशा देखोगे कि वो उनका ब्यूटी से बड़ा लेना देना होता है। ब्यूटी क्या है? नेचुरल चीजों को, आप पेड़ों की तरफ देखो, आप स्काई को देखो, आप पानी को देखो। हम किसी बीचेस पर जाकर क्यों खुश होते हैं? जो पानी की वास्टनेस है वो उसकी ब्यूटी है। इन ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव थिंकिंग से। जो इंसान नेचर को, नेचर की बनाई चीजों को अप्रिशिएट नहीं करता, वो जिंदगी में पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एप्रिसिएशन। वो एप्रिसिएशन कहाँ से आती है? कि लोगों को आपने देखा होगा कि वो कितनी भी अच्छी चीज देख लें पर वो एप्रिसिएशन उनके अंदर से निकल कर ही नहीं आती। और कुछ लोग बड़े जो पॉजिटिव इन लाइफ होते हैं, वो छोटी सी भी चीज आप कहते हैं ये पत्ता कितना सुंदर है, ये फूल कितना सुंदर है, ये पक्षी कितना सुंदर है, इसके पंख कितने अच्छे हैं। जो इंसान एप्रिसिएशन कर सकता है उसमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होगी। ये जो तीनों वैल्यूज हैं, ट्रूथ है, गुडनेस है, ब्यूटी है, इन सब की बात सारे आइडियलिस्ट ने कही। और ये अल्टीमेट वैल्यूज ऑफ लाइफ है, जिसको प्लेटो ने भी कहा कि अगर हम इन चीजों को समझ लेंगे तो ये हमारे में क्या ले आती है? ह्यूमन लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप इन तीन चीजों का लड़ पकड़ लें, आप अच्छाई नहीं छोड़ते, आप सच्चाई नहीं छोड़ते, और आप एप्रिसिएशन नहीं छोड़ते, आप दुनिया में सबसे महान इंसान हो सकते। यही बात प्लेटो ने कही। और ये क्या कहा कि जो अच्छे सिटीजन बनते हैं वही नेशन का एक असेट होते हैं। किसी भी कंट्री के इंपॉर्टेंट, किसी की कंट्री का हम कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, और अगर ये पॉपुलेशन, हम इसको क्यों मानते हैं, हम नंबर क्यों मानते हैं? क्योंकि उन सब लोगों के पास स्किल नहीं है, सबके पास पढ़ाई नहीं है। अगर हमारी कंट्री के मैक्सिमम लोगों के पास पढ़ाई लिखाई हो, अच्छे स्किल्स हो, अच्छे इंसान अगर वो बने, तो वो हमारे लिए पॉपुलेशन नहीं होते, फिर वो हमारा क्या होते हैं? वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। किसी भी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स उसकी वहां की लोग होते हैं जिनके पास अच्छी एबिलिटीज होती है। तो इसी के आधार पर प्लेटो ने क्या करिकुलम दिया? उसने कहा लैंग्वेज, हिस्ट्री, लॉजिक, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इस सारे करिकुलम की बात करी। इस तरह के मेथड्स पढ़ाने की बात करी, नेचुरल वे से पढ़ाया जाए। तो ये आप करिकुलम और मेथड्स इसके देख सकते हैं। अगले हमारे फिलोसोफर आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में मेरे ख्याल से, जो अगर एजुकेशन का जो सबसे रेवोल्यूशन अगर कोई लाया है तो वो इनकी वजह से आया है, जिनका नाम है जॉन ड्यूई। जो हमारे अगले फिलोसोफर है, इनको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। जॉन ड्यूई को मैंने भी आपको बताया था, एक वर्ड हम फिलोसफी में यूज करते हैं, इसको हम प्रेग्मेटिज्म कहते हैं। प्रेग्मा का मतलब होता है एक्शन, जो करने करके सिखाने पर विश्वास करते हैं, इसको हम लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। उसके सबसे बड़े प्रोपेगेटर कौन हुए हैं? जॉन ड्यूई। जितनी भी आज हमारी एजुकेशन में रिफॉर्म्स आई हैं, हमारे पहले तो एजुकेशन में हम हमेशा क्या करते थे? सिर्फ थियोरी होती थी, सब्जेक्टिविटी होती थी, सिर्फ बोलने पर से पढ़ाया जाता था। पर एजुकेशन में जितनी भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आए हैं, साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया जाना, एक्सपेरिमेंटेशन से पढ़ाया जाना, करके सिखाया जाना, ये सारों के कर्ता धर्ता कौन है? हमारे मिस्टर जॉन ड्यूई। इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन, जो हमने अभी भी डेफिनेशन पहले पढ़ी थी, कि एजुकेशन इज द कॉन्टिन्यूअस रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन क्या है? जो लगातार हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते जाते हैं, वो असल में एजुकेशन है। और यहाँ पर हमने देखा है कि हमने असल में ये सब चीजें अपनी एकेडमिक पढ़ाइयों के बाद सीखनी शुरू करी, जिसको होना कब चाहिए था? कि हमारी एजुकेशन असल में वो होनी चाहिए थी कि जहां से हम मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस गेन करते, क्योंकि हमारी जो
असली पढ़ाई, असली एजुकेशन है वो हमारे एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। तो इन्होंने ड्यूई ने क्या कहा इनके एजुकेशनल थॉट्स के, इन्होंने सबसे पहला पॉइंट आप देखें, ड्यूई कंसिडर्स एक्सपीरियंस एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू ही एक जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से सीख सकता है। दूसरी चीज कही कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अप्लाइंग रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल इंक्वायरी। स्टूडेंट्स को क्या ड्यूई ने क्या क्या सीखना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन, इंक्वायरी के थ्रू, पूछने के थ्रू। कि हम तो पहले क्या कहता बड़ा कहते हैं ना क्लास में बच्चे बोले ही ना, वो कहते हैं कि जो बच्चा पूछता नहीं, जो स्टूडेंट पूछता नहीं है वो सीख नहीं सकता। जितना ज्यादा स्टूडेंट इंक्वायर करता है, पूछता है, वो मैक्सिमम लर्न कर सकता है। साइंटिफिक इंक्वायरी स्टूडेंट्स को सिखाना कि वो हर चीज को क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों होता है, तभी तो सीख पाएंगे। आपने देखा छोटा बच्चा कितना सीखता है, 10 साल तक वो खूब सवाल पूछता है, तो उसकी लर्निंग भी मैक्सिमम होती है। जब वो बच्चा पूछना छोड़ देता है तो उसकी लर्निंग बंद हो जाती है, क्योंकि वो पूछता नहीं, उसको लगता है मुझे आता है, तो अपने आप से उसकी जो है वो सीखना उतनी ज्यादा कम हो जाता है। और आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है हर फिलोसोफर के बारे में, इनकी जो फिलोसफी आप पढ़ रहे हो उसका देन क्या है एजुकेशन के लिए। कि रूजो ने नेचुरलिस्ट तरीके से पढ़ाने की बात करी, टैगोर ने सारे के सारे सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करी, ड्यूई ने कहा कि साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। ये भी हमारे एजुकेशन में बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखिए एक और यहाँ पर मैं बात आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से अपने नेचुरल नॉलेज के लिए भी बता दूं कि जब मैं इन तीनों फिलोसफीज की बात कर रही हूँ तो आप शायद ये ऐसा समझ रहे होंगे कि अगर एक जो फिलोसोफर है वो या रियलिस्ट होता होगा, या सिर्फ नेचुरलिस्ट होता होगा, या सिर्फ जो प्रेगमेटिस्ट होता होगा, बट ऐसा नहीं होता। इन चीजों में देखो, अगर एक इंसान आइडियलिस्ट है तो ऐसा नहीं कि वो नेचुरलिस्ट नहीं हो सकता। जैसे हमने टैगोर के लिए कहा, वो अच्छे ह्यूमनिस्ट भी थे, वो अच्छे इंटरनेशनलिस्ट भी थे, वो अच्छे नेचुरलिस्ट भी थे। तो एक थिंकर गांधी की बात हमने अभी आगे हम गांधी जी के बारे में भी पढ़ेंगे, तो गांधी जी के लिए भी यही कहा जाता है। वो भी तो गांधी आइडियलिस्ट की बात करते हैं ना, आइडियलिज्म की सत्य की बात करी उन्होंने, ट्रूथ ऑनेस्टी की बात करी, तो आइडियलिस्ट थे। उन्होंने नेचर में काम सिखाने की बात, उन्होंने खड्डी चलाने की बात करी, चरखे चलाए, प्रेगमेटिस्ट एक्शन की बात करते थे। नेचर में रूरल रिकंस्ट्रक्शन की बात करी, गांव में कामों की बात करी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक जो थिंकर है वो आइडियलिस्ट, नेचुरलिस्ट, प्रेगमेटिस्ट सब कुछ हो सकता है, आपने ऐसा नहीं समझना। और ये फिलोसफीज में भी कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होती है, ये हम सिर्फ समझने के लिए इसको एक्सक्यूज मी हम सिर्फ समझने के लिए इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक जो हम उसको कह रहे हैं कि नेचुरलिस्ट हैं रूजो, या आइडियलिस्ट हैं गांधी या टैगोर या गुरु नानक, और ड्यूई को हम प्रेगमेटिस्ट कहते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर ड्यूई प्रेगमेटिस्ट है तो वो नेचर की बिल्कुल बात ही नहीं करता है, उसमें आइडल्स या वैल्यूज की बात ही नहीं होगी। हम किसी भी, और बेस्ट अगर समझा जाए तो किसी भी कंट्री की बेस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन होगी भी वही जिसमें सारी की सारी फिलोसफीज के कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होंगे। आगे जाके हम अभी चलिए गांधी भी हम पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट हम आ जाते हैं अभी। तो ड्यूई की बात हमने देखी कि ड्यूई जो है मेन एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करते हैं। और अगले थिंकर आ जाते हैं कृष्णमूर्ति। इनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये भी एक इंडियन फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट हुए हैं। और ये नो डाउट कि गॉड पर इनका, जैसे हमने कहा, आइडियलिस्ट ही हैं, और शायद इनके भी चलाए हुए, इनकी जो फिलोसफीज पर इनके चलाए हुए स्कूल्स हमारे काफी इंडियन शहरों में, नॉर्थ में भी बहुत सारे कृष्णमूर्ति स्कूल्स हैं। और कृष्णमूर्ति स्कूलों से पढ़े हुए लोगों को अगर आप मिलो तो आप उनको मिलने भर से समझ जाओगे कि एक नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो फिलोसफीज हैं और बहुत सारे स्कूलों में ये सिखाया जाता है कि वो सिर्फ किताबची बातें नहीं करते, उनको किताबों से बाहर निकलकर सोचना कैसे है, किताबों से बाहर निकलकर बात कैसे करनी है, ये सब चीजें सिखाने वाले कुछ खास फिलोसफीज वाले कुछ खास स्कूल्स हैं, जिसमें से कृष्णमूर्ति स्कूल्स भी एक है। मतलब उन लोगों, जैसे आप कहते हो कि जो बड़े स्पोर्ट्स में विश्वास, स्पोर्टी से लोग होते हैं, आप कहते हो जरूर ऐसे स्कूल में पढ़ा है जहाँ पर स्पोर्ट्स बड़ी सिखाई गई है। जो बड़े मैनर्स वाले स्कूल से पढ़े होते हैं, आप उनको कहते हो किसी कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ लगता है। तो किसी भी सिचुएशंस की फिलोसफीज उस इंसानों को बनाती हैं। इस तरह से कृष्णमूर्ति स्कूलों से पढ़े हुए लोग जो है वो बड़ा अच्छा सोचता, बड़े अच्छे हैं, रिफ्लेक्ट बड़ा अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ किताबची पढ़ाई नहीं कराई जाती, उनको किताबों से बाहर निकलकर सोचने का सिखाई भी दी जाती है। तो कृष्णमूर्ति के जो हम देखेंगे कि मेन एम्स ऑफ एजुकेशन उन्होंने क्या दिए, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी की बात बहुत ज्यादा करी कि स्पिरिचुअलिटी के यहाँ पर एक समझने में 1-2 मिनट यहाँ पर एक बात सिखाने के लिए जरूर लगाऊंगी कि एक हमें बहुत ज्यादा एक मिसबिलीफ में कहूंगी हमें लोगों को है कि हम रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में फर्क नहीं समझते। एक्चुअल में रिलीजियस होना स्पिरिचुअल होना बिल्कुल भी नहीं है। रिलीजन का मतलब सिर्फ मैं धार्मिक वेशभूषा बना लूं, माथे पे टीके लगा लूं, गुरुद्वारे मंदिरों में जाने लग जाऊं तो ये रिलीजियस होना है,
इसका स्पिरिचुअलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी होती है अपने काम को सही ढंग से करना, अपने फर्जों को समझना, ठीक हर काम से अपना जस्टिस करना। अगर मैं एक टीचर हूँ, तनख्वाह ले रही हूँ टीचर होने की, और मैं अपने काम में कुताही करती हूँ, अपनी क्लास में ठीक समय पर नहीं जाती, तो मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ। कोई भी काम, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, वो इलाज सही करता है, बड़ा लायक डॉक्टर, और किडनी बेच के खा जाता है, तो क्या आप कहोगे कि वो डॉक्टर स्पिरिचुअल है? क्या वो इंजीनियर जिसने सीमेंट में रेता खा लिया और वो पुल गिर गया और लोगों का नुकसान हो गया, तो क्या वो इंजीनियर स्पिरिचुअल है? एक ये उसका करेक्टर नहीं है। रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में बहुत फर्क है। और ये कृष्णमूर्ति जैसे थिंकर जो स्पिरिचुअल होने की बात करते हैं, उनका मतलब इन्हीं चीजों से है कि हमारा जो हमारी पर्सनैलिटी इट शुड बी फुल ऑफ अवर गुड करेक्टर होना चाहिए, अच्छे मॉरल्स होने चाहिए, अच्छी वैल्यूज होनी चाहिए। अगर ये सारी एक इंसान में नहीं है तो उसकी डिग्रियां किसी काम की नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक हर इंसान में एक फीलिंग अपने ह्यूमन बींग्स के साथ, अपने फेलो बींग्स के साथ, लव की फीलिंग, क्रिएटिविटी डेवलप होना चाहिए, साइंटिफिक डिस्कवरीज पर ध्यान देना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअलिटी डेवलप हुई। इसी के हिसाब से इन्होंने अपना करिकुलम दिया, टीचर कैसा होना चाहिए और डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। अगले हमारे जो मैं आपको बात बताना ही चाह रही थी, बहुत अच्छा हमारे फिलोसफर, अगले सबका ने सुना होगा, गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी हुई हैं, पर अगर आपने जो नहीं शायद सुना होगा वो यही नहीं सुना होगा कि इनकी एजुकेशनल फिलोसफी क्या है। और गांधी जी के बारे में एक बड़ी स्टेटमेंट फेमस समझी जाती है कि गांधी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज, बेशक इसको आप लिख लें कहीं, गांधी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज आइडियलिस्टिक इन इट्स थॉट एंड ओरिजिन, naturalistic in its setting and pragmatist in its approach। मैं फिर दोबारा दोहरा देती हूँ, Gandhi's educational philosophy is idealistic in its thought and origin, naturalistic in its setting and pragmatist in approach। देखिए ना, मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता कि एक फिलोसोफर खाली एक ही फिलोसफी में विश्वास रख सकता है। गांधी जी की डेफिनेशंस और बाकी सब चीजें जब आप देखते हो, अभी हम आपके सामने भी गांधी के एजुकेशन की डेफिनेशन, तो उन्होंने उसमें भी ये कहा, उससे पता लगता है कि गांधी खाली आइडियलिस्ट नहीं है, पर उन्होंने सत्य की बात करी, वैल्यूज की बात करी, उससे हमें क्या पता चलता है कि वो आइडियलिस्ट थे। सेटिंग नेचुरलिस्ट कैसे है कि उन्होंने नेचर में प्रगति की बात करी, गांव को डेवलप करने की बात करी, नेचर की बात करी। प्रेगमेटिस्ट उनकी अप्रोच, प्रेगमेटिस्ट होने का उनका सबसे बड़ा एविडेंस क्या है? गांधी जी की किताब सबने फेमस सुनी है ना, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। एक्सपेरिमेंट कौन करता है? जो एक्शन में विश्वास है। उन्होंने ये नहीं कहा माय ऑब्जर्वेशंस विद ट्रुथ, माय एक्सपीरियंसेस विद ट्रुथ। उन्होंने क्या कहा? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। एक्सपेरिमेंट का मतलब कि मैंने ट्रुथ के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया और जो पाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है कि गांधी की जो एजुकेशनल फिलोसफी है, उन्होंने सारे अपने थॉट्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, उन्होंने कहा इमीडिएट एम्स होने चाहिए, हायर एम्स ऑफ एजुकेशन होने चाहिए, जिसमें हम हायर वैल्यू की लाइफ अटेन कर सकें। तो इसका मतलब वो आइडियलिस्ट होने की बात करते हैं। उनकी जो फिलोसफी है वो उन्होंने प्रेगमेटिस्ट, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ की बात करी। कहा जो स्किल की बात अभी मैंने आपको बताई थी कि गांधी जी ने कहा कि स्टूडेंट्स में स्किल सिखाना बड़ा जरूरी है, इसका मतलब उन्होंने हाथ से लर्निंग बाय डूइंग की बात करी। तो इससे भी यही प्रूव होता है कि वो एक प्रेगमेटिस्ट हैं। और नेचुरलिस्ट क्यों है? क्योंकि उन्होंने नेचर के लैब में सब चीजें सीखने की बात करी, तो गांधी को बहुत बड़ा नेचुरलिस्ट भी माना जाता है। इसी के आधार पर आप देखोगे कि इनके सारे एजुकेशनल थॉट्स हैं। उन्होंने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारे एरियाज की डेवलपमेंट की बात करी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आज तक एजुकेशन में पूरी तरह से नहीं ला पाए, हमारे पास डिग्रियां, 4 डिग्रियां हो जाती हैं, पर हमें अपनी जिंदगी की नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर पाते। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप देखें सेकंड पॉइंट क्या कहा है कि एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा होना चाहिए कि हम अपनी लाइवलीहुड अर्न कर। लाइवलीहुड अर्न करने का मतलब अगर हमारी पढ़ाई हमें रोटी और भी नहीं दे सकती और बेसिक नेसेसिटीज हम फुलफिल नहीं कर सकते, तो हमारी एजुकेशन किसी काम की नहीं है। उन्होंने क्या कहा? क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात करी, जिसमें इंसान हाथ से काम करना सीख के कोई वोकेशन अटेन कर सके, उसके हिसाब से वो बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़े। मदर टंग को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होने की बात करी, इसी के हिसाब से क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम दिया। टीचर कहा कैसा आइडियल टीचर होना चाहिए। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स गांधी ने दिए। अगला हमारा, मेरे ख्याल से शायद ये लास्ट अगले हमारे थिंकर होंगे, औरबिंदो जो हैं। औरबिंदो का नाम भी आपने सबने सुना, और हमारे देश में बहुत सारे औरबिंदो आश्रम्स हैं जहाँ पर औरबिंदो की फिलोसफी के आधार पर
एजुकेशन चलाई जाती है। और अरबिंदो ने जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन अरबिंदो की हमारी देश के एजुकेशन में, उन्होंने एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करी। क्या कहा था कि सारे देश में कॉमन सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और इन्होंने अपने एजुकेशन में योगा की बहुत ज्यादा बात करी, अपने माइंड को डेवलप करने की बात करी, इंटेलेक्ट को डेवलप करने की बात करी कि हम कैसे अपने सेंसेस पर कंट्रोल करके अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए जिसके लिए इन्होंने खास करके योगा को करिकुलम में का इंपॉर्टेंट पार्ट होने के लिए कहा। और विवेकानंद और इनके जैसे स्पिरिचुअलिटी की बात कृष्णमूर्ति की तरह कहा कि स्पिरिचुअलिटी एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा होना चाहिए। अब इतनी ज्यादा बात नहीं, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स इसमें बताती। शायद आपने डे टू डे लाइफ में देखी होंगी कि बहुत ज्यादा जगह पर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हो जिनके पास डिग्रीज के ढेर होते हैं, जिनके पास, जिसको आप सक्सेस कहते हो, बहुत अच्छी नौकरियां होती हैं, बहुत अच्छे बिजनेस होते हैं, बहुत अच्छा काम होता है, पर अगर उन लोगों के पास अपना करेक्टर ना हो। करेक्टर क्यों नहीं होता? जब हमारी स्पिरिचुअल चीजों को, वैल्यूज को हम लूज कर देते हैं। अगर हम अपना करेक्टर लूज करते हैं, अपनी मॉरल वैल्यूज को लूज करते हैं, तो हमारी वो सारी की सारी चीजें, हमारी एकेडमिक परस्यूट्स, हमारे बिजनेस, हमारे काम, हमारा पैसा अर्निंग, एवरीथिंग अमाउंट्स टू अ बिग जीरो। हम लाइफ में एक जीरो हो जाते हैं, क्योंकि जब हम वो सारी चीजें करेक्टर को हम, तो इसलिए इन सारे जितने भी थिंकर्स, कृष्णमूर्ति हैं, अरबिंदो हैं, विवेकानंद है, गांधी हैं, टैगोर है, सबने यही बात कही, बार बार कही कि हमारे एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी का होना बड़ा जरूरी है। स्पिरिचुअल अगर एंगल हमारी एजुकेशन का लूज कर देते हैं हम, तो अगर आप देखते हो आज के टाइम में वेस्ट दोबारा से योगा और इन सब चीजों की तरफ क्यों आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उन्होंने साइंटिफिक तौर पर जितनी मर्जी डेवलप की, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी आ गई, बहुत अपने जिंदगी जीने के जरिए बड़े अच्छे बना लिए, पर आपने देखा सारे वेस्ट में सोसाइटीज टूट रही हैं, फैमिलीज टूट रही हैं, कोई फैमिली स्ट्रक्चर नहीं रहे। क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्योंकि वहां पर मॉरल वैल्यूज की बात नहीं करी जाती, जुड़ के रहने की बात नहीं करी जाती। इसलिए ये हमारी सोसाइटी में फ्रेगमेंटेशन ले आता है। सबसे बेसिस जो किसी के भी यूनिफाइड रहने का क्या है, दैट इज अवर मॉरल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी। यही बात अरबिंदो ने कही कि योगा के थ्रू हम माइंड को डेवलप करें, इंटेलेक्ट को डेवलप करें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करी कि मदर टंग के थ्रू होना चाहिए, सारी लर्निंग एक्टिविटीज चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, सेंसेस को ट्रेन करें, स्पिरिचुअलिज्म को लेकर आए। और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से करिकुलम, प्राइमरी में क्या हो, सेकेंडरी में क्या हो, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर क्या है हमारा करिकुलम होना चाहिए। ये सर आप इसमें थोड़ा आगे करें, इनको करिकुलम देख लेंगे। तो ये थे हमारे सारे डिफरेंट थिंकर्स। ये करिकुलम एंड मेथड्स में इन्होंने बड़े डिटेल में करिकुलम दिया, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, वोकेशनल में कौन कौन से करिकुलम होना चाहिए। तो ये आपने देखा कि हमारे जो सारे 8-10 थिंकर्स आपके सिलेबस में हैं, इन सबको आपने पहले उनकी मेन ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, फिर देखना है कि उनके उन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उन्होंने कैसी करिकुलम की बात करी, कैसा मेथड ऑफ टीचिंग का। ये सारे के सारे अच्छे फिलोसोफर्स और अच्छे एजुकेशनिस्ट हुए हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू किसी भी फिलोसफी को प्रोपेगेट किया जा सकता है। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। मैंने कोशिश करी है, पर ये थोड़ा सा शुरू में शायद हमारा प्रेजेंटेशन नहीं हो पाई, बट स्टिल आई विल ट्राई कि जो आपके थोड़े बहुत नोट्स में आपको आपके ग्रुप में दे पाऊँ। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपना माइक ऑन करके कह सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आई वुड लाइक यू टू से समथिंग। आप अपना माइक ऑन करके बारी बारी से अपनी बात कह सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आई होप व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज फिलोसफी इज क्लियर। नोबडी वांट्स टू से एनीथिंग। बहुत थक गए हैं फिलोसफी को सुनकर। आप अपना माइक ऑन कर ले, नहीं कर सकते? अच्छा, सबने थैंक्स कर दिया। चलिए मैम, थैंक यू, क्योंकि अगली मीटिंग है उसकी भी तैयारी करनी है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम।